ये मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 7 का फिजिक्स। क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 7 का फिजिक्स का बात कर लेते हैं। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो ये टोटल प्रश्न आप लोग के सामने आता है वो 100 में 100 मार्क का आता है। तो आप लोग को 100 में 100 मार्क नहीं बनाना है, बस 100 में 50 में ऑब्जेक्टिव लगाना है। और वो भी आपको समझदारी से लगाना है, समझ के लगाना है। तो 100 रहे 100 रहेंगे, 100 में 50 और 50 समझ के लगाना है। और क्योंकि एक प्रश्न को पढ़ने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेकर के पढ़ें, क्योंकि एक प्रश्न को अगर 5 सेकंड देते हैं पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग के पास बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो ऐसा बात नहीं कि आप लोग पढ़ के नहीं जाते, तो आप लोग ऐसा है कि पढ़ के जाते हो, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और एक प्रश्न को 5 सेकंड के बजाय 2 सेकंड में लगा करके हल करें, ताकि बहुत ही जल्द बहुत ही कम समय में आप लोग का पूरा पेज भर जाए और एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीका से एग्जाम में मार्क ले आए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है आरती शर्मा एस क्लासेस +2 बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2026, यानी कि 2026 का जो लास्ट चैप्टर आने वाला है वो आप लोग का 2026 1 फरवरी से जो 12th वाले का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वायरल प्रश्न है। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, देर किस बात की करती है, आइए मेरे प्यारे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि पर्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वर्तमान घटक क्या होगा। प्रश्न देखिए क्या कहता है कि पर्यावर्ती धारा परिपथ में यदि आई धारा हो तो वोल्टेज के बीच कालांतर भी होता है और धारा का वर्तमान घटक भी क्या होता है। तो इसका होता है एल साइन अल्फा। क्या होता है? एल साइन अल्फा होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, एल साइन अल्फा। चलिए अगला का बात करेंगे। तो अगला आपका आता है दूसरा में प्रश्न करता है कि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तो शक्ति का गुणांक क्या होगा। अगर कालांतर थीटा है तो शक्ति का गुणांक क्या होगा। तो शक्ति का गुणांक हो जाएगा कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। तो देर नहीं करनी है, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाना है, कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो नेक्स्ट आपका आता है तीसरा में प्रश्न कहता है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत पर निम्न पर किस पर आधारित करता है। मतलब चौक कुंडली का जो कार्य होता है वो निम्न में से किस पर आधारित करता है। तो याद रखेंगे किस पर आधारित करता है चौक कुंडली का कार्य। तो 3 का देखना है और 3 का आपका कहता है स्वप्रेरण। क्या कार्य है? स्वप्रेरण। इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी, स्वप्रेरण। चलिए अगला का बात करेंगे। तो अगला आपका आता है 4 नंबर में। 4 नंबर में प्रश्न कहा जाता है कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक N1 तथा द्वितीयक में N2 है तो डैश बराबर होता है। कह रहा है कि एक ऊंचाई है परिमापित्र में, तो कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक में N1 तथा द्वितीयक में N2 है, तो ऊंचाई मान में क्या हो जाएगा। तो 4 में आपका हो जाएगा N1 के बराबर N2 होता है। क्या होता है? N1 = N2। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, इसके बराबर इसके होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 में कह रहा है कि AC का समीकरण I बराबर 50 sin 100t है, तो धारा की आवृत्ति क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि AC का समीकरण I बराबर 50 sin 100t है, तो धारा का आवृत्ति क्या होगा। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा, प्रश्न आपका क्या कहता है कि AC का समीकरण I बराबर 50 sin 100t है, तो धारा की आवृत्ति क्या होगी। 5 का देखेंगे और 5 में आपका आंसर 50/π हर्ट्ज। क्या होगा? 50/π हर्ट्ज। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50/π हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर में। 6 में कहता है युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। सभी छात्र याद रखना है, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। 6 नंबर में देखना है कि अपचायी ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? अपचायी ट्रांसफार्मर। सभी छात्र बताएंगे युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचायी ट्रांसफार्मर। चलिए अगला का बात करेंगे। तो अगला आपका आता है 7 में कह रहा है कि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी और C बराबर 0.5 U, तो R बराबर 1 ओम श्रेणी क्रम में है, तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी। प्रश्न देखिए कितना हार्ड है। कह रहा है कि यदि LCR परिपथ, यानी कि परिपथ का नाम जो होता है वो LCR है, और इस LCR में L बराबर 8.0 है, L मतलब हेनरी, और C बराबर 0.5 है, 0.5 U है, और R तो R 100 पाए है, तो श्रेणी क्रम में अनुनादी आवृत्ति क्या हो। ये देखिए हिसाब है, ये क्या है? हिसाब। फिजिक्स मतलब क्या होता है? फिजिक्स मतलब होता है गणित, जिसे कहते हैं हम मैथ।
फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक फिजिकल मैथ है। क्या है? फिजिकल मैथ है। तो 7 का देखेंगे और 7 में आपका हो जाएगा 500 रेडियन सेकेंड। क्या होगा? 500 रेडियन बटे सेकेंड हो जाएगा। 500 रेडियन बटे सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 500 रेडियन बटे सेकेंड। चलिए अगला करना है हम 8 का। 8 में कह रहा है कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे एक कुंडली का जो चौक होता है वह धारा को नियंत्रित करने के लिए परिवाहित किया जाता है। तो 8 में आपको जो केवल ऐसी मतलब केवल ऐसी परिपथ में जो है ना चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 8 का, केवल ऐसी परिपथ में। चलिए अगला देख लेंगे हम। अगला आपका आता है 9 नंबर में। 9 में कह रहा है कि LCR, देखिए वही प्रश्न कर रहा है कि LCR परिपथ में धारिकत्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है तो समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर क्या होना चाहिए। देखिए मतलब कह रहा है कि LCR परिपथ में धारिकत्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है तो समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर क्या होना चाहिए। तो सिंपली सी बात है मेरे प्यार, अगर C को बदलकर 4C किया जाता तो L को बदलकर क्या कर सकते हैं। चलिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे। L को बदलकर हम क्या कर सकते हैं तो 4L कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 4L। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम 4L। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का। 10 में कहता है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या 1000 तथा 3000 है और यदि 80 वोल्ट की एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है द्वितीय कुंडली के फेरों की विभवांतर क्या होगी। देखिए कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक द्वितीय कुंडली है, प्राथमिक वो भी द्वितीय कुंडली है तो लपेट में संख्या 1000 और 3000 है। तो यदि 80 वोल्ट की एसी यानी कि 80 वोल्ट का जो एसी होता है वह प्राथमिक कुंडली को आरोपित किया जाता है, द्वितीय कुंडली के प्राथमिक फेरों के विभवांतर क्या, विभवांतर मतलब क्या, वी से हम सूचित करते हैं। 10 में इतना हार्ड, और देखिए प्रश्न तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि इसे पढ़ना भी पड़ेगा। ओ नो, 80 का तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। 10 का आंसर क्या कह रहा है? 10 का आंसर तो कह रहा है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी तो दिया ही नहीं है। कोई नहीं, अगर आप लोग को ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी ढूंढ लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कर रहा है? 11 में कहता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बनता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है। 11 का देखेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है तो अपचाई ट्रांसफार्मर धारा बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? धारा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, धारा। चलिए 12 का कि प्रत्यावर्ती धारा। पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय मुख्यत क्या होता है कि पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यत क्या होता है। याद रखेंगे कि पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय मुख्य प्रभाव मुख्यत क्या होता है। 12 का देखेंगे और 12 में होगा जूल ऊष्मन। क्या होगा? जूल ऊष्मन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, जूल ऊष्मन। चलिए 13 का कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या है। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या है। 13 का देखेंगे 0। क्या कर रहा है कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या है? 0 है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, 0। चलिए अगला देखेंगे। अगला आता है 14 में। 14 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध के लिए कार्य करता है। 14 का देखेंगे और 14 में आपका हो जाएगा डीसी। डीसी के लिए जो है ना अनंत प्रतिरोध कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, डीसी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में कहता है कि L-C परिपथ को क्या कहा जाता है। L-C को परिपथ को क्या कहा जाता है। 15 का देखेंगे दोलनी परिपथ। क्या कहा जाता है? दोलनी परिपथ। प्रश्न कहता है कि L-C परिपथ को क्या कहा जाता है? दोलनी परिपथ। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, दोलनी परिपथ। चलिए 16 का। 16 में कह रहा है कि प्रतिबाधा इम्प्लोडेंस, प्रतिबाधा इम्प्लोडेंस का सही मात्रक क्या होता है। प्रतिबाधा का सही मात्रक क्या होता है तो प्रतिबाधा का सही मात्रक होता है ओम। ये तो याद ही होगा ना, प्रतिबाधा का सही मात्रक क्या था? ओम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का। 17 में कहता है
कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100πt है। तो धारा के मूल मध्य वर्ग का मान क्या होगा? कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100πt है। तो धारा के मूल्य मध्य वर्ग क्या होगा? 17 का देखेंगे और 17 में होगा 60/√2। क्या होगा? 60/√2। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 60/√2। चलिए अगला देखेंगे 18 का। प्रतिघातक का मात्रक क्या होता है? प्रतिघातक का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रतिघातक का मात्रक क्या होता है? ओम। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। 19 में कह रहा है कि L-C परिपथ की प्रतिबाधा क्या है? L-C पथ की प्रतिबाधा क्या होगा? प्रतिपथ की प्रतिबाधा क्या होगा? √r² प्लस w² और l²। √r² प्लस w² l²। ऑप्शन नंबर सी। 20 का कि पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच कालांतर होता है। कि पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच कालांतर होता है। 20 का लास्ट प्रश्न था और 20 में आपका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। चलिए मेरे प्यारे छात्र, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा होगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। और मैं बता दूं मेरे प्यारे, थोड़ी सी जो आपको ये प्रश्न थोड़ा उल्टा हो गया था उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी जो है ना नेट प्रॉब्लम हो जाती है।